गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और जैसा कि आप लोगों को वीडियो में भी दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर में, आज हम लोग जो अपने इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एक टॉपिक है द इंडियन इकोनॉमी के ऊपर में। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसको बोल सकते हैं। देखिए, इंडियन इकोनॉमी का कोई भी टॉपिक हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ना भी देखें तब भी आपको जानना चाहिए कि एक्चुअली में ये चीज क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन जीडीपी, ये वर्ड हम लोग बहुत ही फ्रीक्वेंटली सुनते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन जीडीपी, इसमें एक नया ये वर्ड ऐड हुआ है ग्रीन जीडीपी, जो अभी के टाइम में काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली में क्या होता है और ग्रीन जीडीपी क्या होता है। तो इससे रिलेटेड जो भी छोटी छोटी बातें रहेंगी उन सभी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद राहुल मुंशी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो सके। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि किसी भी तरह का मैं कोई भी वीडियो जब भी अपलोड करूं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तीन जो वर्ड है आप लोग बहुत फ्रीक्वेंटली सुनते होंगे। ये तीनों वर्ड इंटर रिलेटेड है। इन तीनों में से किसी भी चीज को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जा सकता है। सोशल, जो सोसाइटी से रिलेटेड होता है। एनवायरनमेंट, जो सोसाइटी से रिलेटेड ही है। एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ इकोनॉमी। देखिए, आप इन तीनों को जब एक ट्रायंगल के हिसाब से देख रहे हैं तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब आप इन तीनों को कभी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सेपरेट इन द सेंस कि आप इन तीनों के बिना, अगर कोई इंसान सोचे कि यार हम एक काम करते हैं, एनवायरनमेंट को जाने दो, जहां भी जाता है अपने को एनवायरनमेंट से लेना देना नहीं है, अपने केवल एक सोसाइटी सोशल की तरफ ध्यान देते हैं और इकोनॉमी, ऐसा नहीं हो सकता है। तीनों को साथ लेकर चलना ही होगा, तभी हमारा सोसाइटी के साथ साथ हमारा अर्थ आगे बढ़ेगा। देखिए, आप जब कभी भी किसी भी चीज के बारे में सोचे ना, तो केवल अपने तक में सीमित ना रहे। आप अपने से ऊपर उठ करके अपने सोसाइटी के बारे में सोचे। जब कुछ टाइम हो जाएगा तो आपको लगेगा यार सोसाइटी से ऊपर अपने को आके इस स्टेट के बारे में सोचना चाहिए। स्टेट से जब थोड़ा टाइम हो जाएगा लगेगा अपने कंट्री के बारे में और फाइनली हम लोग को ये लगेगा कि यार हम लोग को अपने वर्ल्ड के बारे में भी सोचना चाहिए। मतलब जो वर्ल्ड हमें सब कुछ देता है, हमें इन रिटर्न हम लोग उसको क्या दे रहे हैं। कोई है जो वर्ल्ड को काफी सालों से अच्छा चलाते हुए आ रहा है, तभी जाकर के आज हम लोग को हमें ये दुनिया ऐसी देखने को मिल रही है। अगर हमारे पहले वाले समय में जो हमारे पूर्वज रहे हैं, अगर वो पूरा दुनिया का किसी भी तरह से विनाश कर चुके होते तो हम लोग को आज ये दुनिया देखने को नहीं मिलता। तो इसी तरह से जिस तरह से हम लोग को ये दुनिया दिया गया है, विरासत में मिली है, वैसे हम लोग को भी हमारे आने वाले समय को ये दुनिया को बहुत ही अच्छे तरीके से देना है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली उसी से रिलेटेड है। बेरेबल, वायबल और इक्विटेबल, ये तीनों चीज को साथ में लेकर के जब हम लोग देखते हैं तो इसमें एक जो वर्ड है सस्टेनेबल, ये तीनों में कॉमन है, जो अपने को हर वक्त इसको लेके आगे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली में क्या होता है। Sustainable development is a global terminology which is being used to address the global issues of global warming, environmental aspects, increased global pollution, and ecological imbalances which are critical for the survival of planet Earth। देखिए, ये ग्लोबल टर्मिनोलॉजी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट केवल इंडिया में सुना जाता है या पढ़ा जाता है। ये पूरे के पूरे विश्व में इसका उतना ही ज्यादा पावरफुल इसको यूज में लिया जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर जगह होना चाहिए, दुनिया के हर एक कोने में होना चाहिए। ये किस चीज से रिलेटेड होता है, ये देखिए, ये नॉर्मली जो ये वर्ड है, ये किस चीजों को ज्यादा फोकस करता है। ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज का जो टाइम है उसमें जो हमारा दुनिया है उसका टेम्परेचर हम लोग देख रहे हैं कि दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है, हमारी दुनिया का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। वो बढ़ता जा रहा है, तो अभी टेम्परेचर बढ़ने से बहुत सारे चेंजेस हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है, क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है। तो इन सभी चीजों का लंबे समय में आने वाले टाइम में क्या प्रभाव पड़ने वाला है हमारे ऊपर में, ये इसको डील करता है। ग्लोबल वार्मिंग हमें दर्शाता है, हमें इसके बारे में जागरूक करता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, कि भाई एनवायरमेंट को हमें हर समय देखिए, अभी हम लोग जिंदा हैं, हम लोग अगर सांस ले रहे हैं तो वो सांस भी हमें कौन, हमारा वृक्ष दे रहा है, जो एक एनवायरमेंट है। तो अगर हम लोग उसको नहीं देखेंगे तो हम लोग भी जिंदा नहीं रहने वाले हैं। तो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को बताता है। इंक्रीज्ड ग्लोबल पॉल्यूशन, हर एक तरह का पॉल्यूशन, चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो नॉइज पॉल्यूशन हो, हर एक तरह का जो ग्लोबल पॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में ये दर्शाता है। एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस, किसी भी तरह का इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। देखिए,
सोसाइटी में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो क्या है कि जो दूसरे साइड का है वो चीज वो बढ़ता चला जाएगा या वो घटता चला जाएगा। तो जहां सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ वो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस होना बहुत जरूरी है विच इज क्रिटिकल फॉर द सर्वाइवल ऑफ। देखिए, ये पूरे के पूरे अर्थ के बारे में अपने को सोच कर चलना पड़ता है इसके लिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग केवल इसके बारे में सोच रहे तो हम लोग हमारे आने वाले घर या अगल बगल के सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, नहीं। एक्चुअली ये यहाँ से शुरू होता है लेकिन अंत होता है पूरे दुनिया पे जाकर के, क्योंकि अगर हम लोग सभी कोई सेल्फिश हो जाएंगे तो पूरा दुनिया नहीं चलने वाला है। It is more macro in nature, which requires to be addressed by countries collectively through a dialogue and a consensus building at a global platform। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ऐसा नहीं कि कोई इंसान एक सोच ले या कोई कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई स्टेट अपने बारे में सोच ले कि यार अपने इस तरह से करते हैं। केवल एक उनके सोचने से नहीं होगा, या कोई एक कंट्री अपने आप में सोच लेता है, इंडिया सोच लेता है यार अपने को बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ग्लोबल वार्मिंग, ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़े, एनवायरमेंट को हमें साफ सुथरा रखना है, पॉल्यूशन ज्यादा हमें नहीं बढ़ाना। केवल इंडिया अगर ऐसा सोच रहा है तब भी हम लोग इस प्लैनेट अर्थ को नहीं बता सकते हैं। इसको इसको मैक्रो की तरह, मतलब मैक्रो और माइक्रो दो होता है। मैक्रो होता है जहां पर हम लोग ब्रॉडर सेंस में सोचते हैं। माइक्रो मतलब छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन ये मैक्रो बता रहा है, इसका मतलब कि हर एक कंट्री को इसके इसमें ध्यान देना पड़ेगा। कोई एक कंट्री सिंगल कोई एक कंट्री इसको नहीं चला सकता है। हर एक कंट्री को एकजुट होना पड़ेगा, कुछ एक चीजों पर उनको सहमति जतानी होगी, कुछ 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 डायलॉग्स, मतलब जब उन लोग मिलते हैं तो कुछ एग्रीमेंट साइन होता है, कुछ कंसेंसस बिल्डिंग्स होते हैं। तो ये सब सभी चीजों को लेकर के, मतलब हर कंट्री आपस में मिलेगा जुड़ेगा तभी ये चीज हो सकता है। किसी एकलौते कंट्री का सोच से इसको इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। This is about the present generation's ability to meet its own needs, but without compromising on the ability of the future generation to meet its need। देखिए, ये बेसिकली क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये विश्व जो हमें मिली है, ये हमें विरासत में मिली है, हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। अगर वो लोग इस धरती का, वो लोग इस संसार का अगर किसी भी तरह से कुछ नुकसान कर दिए होते, कुछ विनाश कर दिए होते, तो ये हमें ऐसा नहीं मिलता। हमें मिलता ही नहीं, या फिर हम लोग रहते ही नहीं इस दुनिया में। वो लोग इसको बचाते हुए आए हैं सालों से, और तभी जाकर के वो हमें ये पूरी दुनिया को सौंप गए हैं। भाई अब तुम्हारा समय है, तुमको बताना है, तुमको बचाना है, तुमको लेके चलना आगे। तो अगर हम लोग इसको नहीं बचाएंगे तो हम लोग हमारे आने वाले जो जनरेशन है उसको नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, अभी आप कोई भी चीज को जब यूज करते हैं तो आप एक नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। सपोज कीजिए आप खाना बना रहे हैं, लकड़ी से खाना बना रहे हैं। लकड़ी एक नेचुरल रिसोर्स है, ट्री को काट करके, पेड़ को काट करके हम लोग लकड़ी लेते हैं। तो अभी क्या है कि हम लोग जब उसको यूज कर रहे हैं तो हमें ऐसा भी नहीं करना है कि हम लोग पूरे दुनिया का लकड़ी को खत्म कर दें, ताकि आने वाला जो समय है हम लोग, मतलब आने वाला जनरेशन जो है उसको इन सभी चीजों के बारे में पता ही नहीं चले और उनको बहुत कठिनाई हो। जीवित रहने के लिए उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसी के लिए हमारा कोई भी ऐसा हक नहीं बनता है कि हम लोग जो हमारा आने वाला जनरेशन को कुछ ऐसा गलत चीज दें। इसी के लिए आप हमें हर वो काम करना है जो कि हमारा बेसिक नेसेसिटी है, लेकिन साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, या फिर हमें कुछ ऐसा काम नहीं करना है कि जो आने वाला जो जनरेशन है उसके लिए हम लोग मुसीबत क्रिएट कर दें। तो ये एक्चुअली में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिक सा थीम होता है, जिसको आप बोल सकते हो कि यार मतलब काम करो, लेकिन आने वाला जो जनरेशन है उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हम लोग एक अच्छा संसार, एक अच्छा एटमॉस्फेयर आने वाले टाइम को दें, आने वाले जनरेशंस को दें। ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। The real thrust on the issue of sustainable development was provided with the Earth Summit during 1992। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो वर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर प्लैनेट अर्थ को बचाने का जो एक मुद्दा है, ये केवल इंडिया तक में सीमित नहीं है। पूरा वर्ल्ड इसके लिए कंसर्न है, हर एक कंट्री इसके लिए कंसर्न है। तो 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में एक समिट हुआ था। बहुत ही फेमस समिट, आज भी उसको उसका काफी नाम है। एक कोई भी एग्जाम होता है तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, जिसको बोलते हैं अर्थ समिट। इसको याद जरूर रखिएगा, 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था अर्थ समिट, 1992। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशंस के अंदर में हुआ था, ध्यान में रखना है। रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट 1992, also known as the Rio de Janeiro Earth Summit, the Rio Summit, the Rio Conference and the Earth Summit was a major United Nations conference held in Rio de Janeiro from 3rd to 14th of June 1992।
उसके बाद भी कई एक सारा समिट चल आया है, लेकिन ये जो समिट है ये मतलब आप बोल सकते हो ना कि फादर ऑफ समिट, जो अर्थ समिट मतलब एनवायरनमेंट के ऊपर में अगर कोई समिट हुआ काफी ज्यादा, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट पर डिस्कशन हुई, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को बनाया गया, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए, कौन कौन से बाइंडिंग है, कौन कौन से बहुत सारे नॉन बाइंडिंग है, तो इन सभी चीजों पे बहुत विस्तार से डिस्कशन हुआ। इसी के लिए ये समिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज और प्लीज आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। 1992 अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो, यूनाइटेड नेशन के अंदर में होता है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। उसके बाद ठीक 20 साल के बाद 1992 में अर्थ समिट हुआ, उसके 20 साल के बाद 2012 में 2012 इन 2012 द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन का ही एक और कॉन्फ्रेंस हुआ जो कि बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत ही ज्यादा फोकस किया, बहुत ही ज्यादा फोकस किया। जिस टॉपिक के बारे में भी हम लोग जानना चाह रहे हैं या जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वही है। यूनाइटेड नेशन इसके लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न हुआ और एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ। ये कहां पे हुआ? ये भी रियो डी जेनेरियो में ही हुआ। United Nations Conference on Sustainable Development was also held in Rio and it was commonly called Rio plus, देखिए Rio plus 20 इसका नाम दे दिया गया Rio plus 20 और Rio Earth Summit 2012। Rio plus 20 से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था उसका ठीक 20 साल के बाद में हुआ, रियो में ही हुआ, इसी के लिए इसका नाम दे दिया गया Rio plus 20। और रियो अर्थ समिट 2012 इट वाज हेल्ड फ्रॉम 3rd to 22nd जून। मतलब आप देख सकते हो कि दुनिया का कोई भी कंट्री है वो कितना ज्यादा कंसर्न हो चुका है अपना प्लैनेट अर्थ को बच, क्योंकि अगर प्लैनेट अर्थ सही से नहीं बचेगा तो हम सभी को मर जाना है। देखिए मरना सभी को है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई कल हम लोग उठ ही नहीं पाए आज रात को जब सो रहे हैं तो इसी के लिए कुछ ऐसा काम करना है जिससे हमें हमारा सोसाइटी के साथ साथ पूरा का पूरा दुनिया का जितना भी सोसाइटी है सभी बहुत अच्छे से चले और आने वाले जो जनरेशन उसको हम लोग एक बहुत ही अच्छा एक अर्थ दे पाए, सौंप पाए। भाई हमें भी ये अर्थ कहीं किसी ने से मिला है तो हम लोग भी आने वाले टाइम को, आने वाले जनरेशन को ये एटमॉस्फेयर हो, ये क्लाइमेट हो, ये एनवायरमेंट हो, ये अर्थ हो, पूरा पूरा अच्छे से उनको सौंप के जाए। The Earth Summit resulted in the following documents। जो Earth Summit हुआ 1992 रियो डी जेनेरियो में, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन हुआ। वो डॉक्यूमेंट्स क्या है? मेनली देखिए ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो डिक्लेरेशन हुआ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे, एजेंडा 21। याद रखिएगा बहुत बार ये वर्ड केवल दे दिया जाता है एजेंडा 21, ये पूछा जाता है कि ये किस चीज से रिलेटेड है। एजेंडा 21 रिलेट्स टू अर्थ समिट 1992, ठीक है। फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, ये 3 पॉइंट ऐसा था। अभी नेक्स्ट 3 पॉइंट हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि जो कि एक तरह से सिग्नेचर्स के लिए रखा गया हर एक कंट्री के पास में और जो कि लीगली बाइंडिंग था कुछ हद तक। मोर ओवर इंपॉर्टेंट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट रियो कन्वेंशन वेयर ओपन फॉर सिग्नेचर। ये कौन कौन से थे? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब कि अभी किसी भी सोसाइटी में अगर एक ही तरह का केवल इंसान रहे, सपोज कीजिए एक सोसाइटी है जो वहां पर केवल केवल इंसान है, आदमी है, औरत है, बस यही लोग हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई गाय भैंस बकरी या कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं है, तो ऐसा सोसाइटी सरवाइव कर ही नहीं सकता है। क्योंकि जब तक किसी भी जगह में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं होगा, डाइवर्सिटी का मतलब कि विभिन्नता, तो जहां पर बायोलॉजिकली मतलब बहुत सारे विभिन्न प्राणी या विभिन्न जीव जंतु नहीं रहते हैं, वो सोसाइटी हो या इकोसिस्टम हो वो सरवाइव ही नहीं कर सकता है। इसी के लिए इस पर भी फोकस किया गया, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, यूएनएफसीसीसी, यूएनएफसीसीसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये भी रियो कन्वेंशन का ही पार्ट था जो 1992 में था, अर्थ समिट का ही पार्ट है। ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये लीगली बाइंडिंग था जिसको सिग्नेचर्स के लिए कंट्रीज के पास में खुला रखा गया, ओपन रखा गया। थर्ड है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन ये एक वर्ड ऐसा है जो कि मतलब आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे कंट्री में ये मतलब अच्छा खासा एरिया को कवर करता जा रहा है। अभी आपको बहुत सारे एरिया ऐसे देखने को मिलेगा जहां पर कुछ सालों पहले, 100 साल 200 साल पहले आपको वहां पर या 500 साल पहले आपको वहां पर बहुत हरा भरा हरियाली आपको सुनने को मिलेगा।
कि लोग बोलते थे कि यहाँ पर ये बहुत हरा-भरा एरिया था, बहुत हरियाली थी, पेड़ पक्षी बहुत सारे थे, लेकिन अभी अभी का टाइम में वहाँ पर आपको मरुस्थल ही देखने को मिलता है। क्योंकि मतलब लोग इतना उसका यूज़ किए, नेचुरल रिसोर्सेज़ को इतना यूज़ किए कि वो एरिया पूरा खत्म हो चुका है। तो इसी तरह से अगर डेज़र्टिफ़िकेशन बढ़ता रहा तो ऐसा दिन दूर आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जहाँ पर आपके अगल-बगल का एरिया भी डेज़र्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किस तरह से इन चीज़ों का सामना करना है, कैसे इन चीज़ों को दूर करना है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेज़र्टिफ़िकेशन कैसे इनका सामना करना है अपने को, इन सभी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ वहाँ पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट समिट था ये, अर्थ समिट। All the conventions mentioned so far have flagged the underlying issues, especially that of reduction in greenhouse gases emission, which is critical for sustainable development. It also addresses areas of cleaner energy, reduction in biodiversity losses, ट्री प्लांटेशन, सोलर, विंड एनर्जी एटसेट्रा। देखिए इन सभी चीजों जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं या डिस्कशंस हुए हैं, इन सभी चीजों पे बहुत जो जो मेन जो मुद्दा जो एक रहता है हर बार की तरह, वो सबसे मेन मुद्दा रहता है जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस जो बढ़ रहा है। देखिए ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ। जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, वो डे बाय डे गर्म होता जा रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो इसका सबसे मेन एक कारण क्या है? देखिए ग्रीन हाउस गैसेस, ये गैसेस होता है, इसमें सबसे मेन होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी जो सूरज से जो रोशनी आती है, जिसको हम लोग इंफ्रारेड रेज कहते हैं, तो ये रोशनी जब अर्थ पे टकराती है तो टकराने के बाद में ये वापस जाती है एटमॉस्फेयर में। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एक 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 क्वालिटी क्या होता है कि ये इस गैस को कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो इस गर्मी को रोकता है। अगर ये बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जब बढ़ जाता है तो क्या होता है कि जो गर्मी जो वापस एटमॉस्फेयर में जाना है अर्थ से टकराने के बाद में, वो उसको रोक लेगा, वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएगा। इसका मतलब क्या है कि अर्थ का जो अगल बगल का जो एटमॉस्फेयर का जो पार्ट है, ट्रोपोस्फेयर वगैरह, तो ये सभी क्या है, ये सभी गर्म होना शुरू हो जाएगा और वही अभी हो रहा है। तो जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की तरह जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है ये सभी बढ़ेंगे, उतना ज्यादा गर्मी हमारे अगल बगल का एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा। ये हमारे लिए या ये केवल हमारे लिए नहीं, ये पूरे अर्थ के लिए मतलब एक विनाश का एक आप बोल सकते हो सिग्नल है। तो इसी इसी के लिए हमें इस पर काम करना है कि ग्रीन हाउस गैसेस जरूरत से ज्यादा नहीं, देखिए ग्रीन हाउस गैसेस का थोड़ा बड़ा मात्रा में रहना भी जरूरी है, ताकि गर्मी बनी रहे अर्थ के स्तर पर। नहीं तो फिर सब कुछ फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसी के लिए हमें ये ध्यान देना है कि जरूरत से ज्यादा ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं आए हमारे एटमॉस्फेयर में। सो इसको इसको रिड्यूस कैसे करना है, इसको कम कैसे करना है, ये एक हमेशा की तरह एक मेन मुद्दा रहा है, विच इज क्रिटिकल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया कि मतलब हम में से कोई भी इंसान नहीं बचेगा फिर। इट ऑल्सो एड्रेसेस, ये इसके साथ साथ में क्या है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना है, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाना है। कैसे होना है बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में भी सोचना है। ट्री प्लांटेशन करना बहुत ही जरूरी है, और साथ ही साथ जितना ज्यादा हो सके सोलर और विंड एनर्जी का यूज करना है। देखिए सोलर और विंड एनर्जी का यहाँ पे मतलब है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए एनर्जी दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं, वो हमेशा आपको मिलता रहेगा। लेकिन नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो एक बार अगर खत्म हो गए का मतलब खत्म हो गए और आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जो फॉसिल फ्यूल से जो जो एनर्जीज हम लोग यूज करते हैं पेट्रोलियम वगैरह से, जो जो होते हैं क्रूड ऑयल्स, पेट्रोलियम, केरोसिन, ये सभी ऐसे एनर्जी है जो एक बार अगर खत्म हो गए और दोबारा नहीं मिलने वाला। इसी के लिए फोकस ये रहता है कि नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं उनको कम यूज किया जाए, और रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है सोलर, विंड, ये सभी को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए। ठीक है। The reduction levels so arrived through consensus for different countries should be adhered within the prescribed timelines। देखिए एक टाइमलाइन डिफाइन किया गया, ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग सोचेंगे हम लोग आने वाले 50 साल में, 100 साल में, 150 200 साल में कम करने की कोशिश करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। एक डेडलाइन आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई हम ये डेडलाइन डिफाइन करते हैं कि 2025, 2030, 2035 तक में हम इस लेवल तक का ग्रीन हाउस गैसेस जो भी हमारे हमारे कंट्री के द्वारा जो जो एटमॉस्फेयर में छोड़ा जा रहा है उसको हम लोग कम करेंगे। तो ये प्रिस्क्राइब टाइमलाइन में आपको काम करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। दिस इज द प्रॉब्लम एरिया ऑफ ए शार्प डिवाइड बिटवीन द रिच कंट्रीज एंड द कंट्रीज सच एज इंडिया and China of achieving a broad-based self-imposed reduction labels where each and every conventions have been failed.
देखिए, जो आज के दिन में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो लोग का बहुत ही बड़ा हाथ है, ये ग्रीन हाउस गैसेस किस की तरह का जो भी गैसेस है, जो एटमॉस्फेयर में छोड़ा जा रहा है, इनको इनको बढ़ाने में, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है। क्योंकि ये लोग पुराने समय में इतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज़ को यूज़ किए हैं कि उसका एक बहुत ही बड़ा इम्प्लीकेशन अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो आज के टाइम में अगर इन जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील वगैरह भी आप बोल सकते हो। तो ये सभी कंट्री अभी नेचुरल रिसोर्सेज़ को यूज़ कर रहे हैं। अगर ये लोग यूज़ नहीं करेंगे तो लोग आगे भी नहीं बढ़ पाएँगे। तो यूज़ तो ऐसे भी होगा ही होगा। तो इनका मेनली बोलना है कि आप इसको यूज़ कीजिए लेकिन कम कम से कम यूज़ कीजिए ताकि जो हमारा प्लैनेट अर्थ है उसको बचाया जा सके। तो अभी कम से कम यूज़ करने का मतलब कि इनको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करना पड़ेगा जो कि फिर एक उनके लिए कॉस्टली अफेयर है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में अगर देखा जा रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इनका सीधा-सीधा इम्प्लीकेशंस पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ पे। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने आप को वहाँ तक पहुँचा चुके हैं जहाँ तक उनको पहुँचना है। अब केवल उनको अपना कंट्री को रन करना है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ को अभी वो रफ्तार अभी पकड़ रहे हैं धीरे-धीरे। तो ये सीधा-सीधा उनका ऊपर में एक एक इम्पोज़िशन थोपा जा रहा है कि भाई आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इसको कम करना है। तो ये आप बोल सकते हो कि ये एक एक डिवाइड क्रिएट कर दे रहा है रिच कंट्रीज़ जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ है और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि इंडिया, चाइना के टाइप का जो कंट्री होता है। ऑल द रिच कंट्रीज़ हैव फेल्ड टू मीट द डेडलाइन्स। मतलब लगभग सारे के सारे जो रिच कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो सभी के सभी फेल्ड हो चुके हैं। जो भी वो लोग अपना डेडलाइन फिक्स करते हैं, वो उस डेडलाइन को वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। मतलब वो उसके अगल-बगल तो मतलब तो दूर वो काफ़ी दूर तक ही रह जाते हैं। वो डेडलाइन तक मतलब उन लोग सोच ही नहीं पाते, जो लोग फिक्स करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा खतरा का घंटी आप बोल सकते हो। इंडिया ऑन द अदर हैंड हैज़ बीन मोर फॉर देखिए इंडिया इस मामले में हमेशा से आगे रहा है और बहुत ही अच्छा कार्य करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ इंडिया क्या किया है, जो अपने अपने में एक प्रण लिया है कि भाई हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि 2031 2031 तक आते-आते हम लोग क्या करेंगे कि जो 2005 में जो ग्लोबल एवरेज था, जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो ग्रीन हाउस गैसेस का अवेलेबिलिटी था एटमॉस्फेयर में, वो 2005 का लेवल से हम लोग कोशिश करेंगे कि या तो हम लोग 2031 तक में उसको 2005 का लेवल तक में लेते आएँगे या उसके भी नीचे कर देंगे। मतलब कि हम लोग काफ़ी कोशिश करेंगे कि अभी से जो हमारा आने वाला टाइम है, अभी 2020 चल रहा है, मतलब अभी हमारे पास में 11 साल है। तो 11 साल और में हम लोग कुछ अच्छे काम करें ताकि जो एमिशंस हो हमारे द्वारा उसको कम किया जा सके और हम लोग इसको 2005 का जो एवरेज था वहाँ तक या उसके नीचे उसको पहुँचा दें। बहुत ही बड़ा एक एक एम लेकर के इंडिया चल रहा है और हम लोग काफ़ी अच्छा कर भी रहे हैं। नेक्स्ट है ग्रीन जीडीपी। ये वर्ड आपको अभी के टाइम में बहुत सुनने को मिलता होगा। ग्रीन जीडीपी क्या होता है ये समझते हैं। ग्रीन जीडीपी refers to a national accounting system of the utilization of the non-renewable natural resources of any country and is not being envisioned as a part of sustainable development. And is now being envisioned as a part of sustainable development. देखिए ग्रीन जीडीपी क्या होता है, ये किसी भी कंट्री के लिए ये एक अकाउंटिंग सिस्टम की तरह है, नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम, जहां पर जो कंट्री नॉन रिन्यूएबल एंड नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है उसके आधार पर ये अकाउंटिंग सिस्टम बनाया जाता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। refers to a national accounting system of the utilization of the non renewable natural resources of any country and is now, और अब इसको क्या है, ये इसको देखिए इतना ज्यादा इसको फोकस किया जा रहा है कि इसको अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पार्ट भी बनाया जा रहा है। ग्रीन जीडीपी को बहुत ही जरूरी है, जो कि एक अकाउंटिंग सिस्टम है कि हर कंट्री के लिए एक अकाउंटिंग सिस्टम है जो कि बताता है कि उस कंट्री में नॉन रिन्यूएबल जो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसको कितना ज्यादा यूटिलाइज किया जा रहा है। जो कंट्री सबसे ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है मतलब कि वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें ये देखना है कि भाई इस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कम से कम यूज किया जा सके, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके। द ऑब्जेक्टिव इज टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑप्टिमली। देखिए मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि कम से कम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूटिलाइज किया सके, ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूटिलाइज किया जा सके, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, इसको ऑप्टिमली, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली तरीके से इसको यूज करना है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। इन फर्दरिंग द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमीज
एंड एट द सेम टाइम एट अ रियलाइजेशन ऑफ देयर स्कार्सिटी वैल्यू। साथ ही साथ हमें ये भी पता चल पाए कि भाई अगर ये नहीं रहेगा कल होकर के हमें ये पता चलता है कि पेट्रोल ही नहीं है पूरे दुनिया से, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब कुछ मतलब जो फॉसिल से बनते हैं एनर्जी, वो सभी खत्म हो चुके हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? तो अभी से अगर हम लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो कल होकर के एनी हाउ इसको खत्म होना है। It is also believed that such an accounting will also pave the way for greater R&D, research and development, for developing viable alternatives to the fast depleting non-renewable natural resources of the country। ये साथ ही साथ ये भी दर्शाता है कि आने वाले टाइम में एक बहुत ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है, एक रास्ता बनाया जा रहा है ताकि मैक्सिमम फोकस डाला जा सके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ताकि किस तरह से हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करें और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कम से कम यूज करें। तो एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी पहल है ये। Thus, inclusive growth, sustainable development and green GDP are all different terminologies। ये सभी का सभी देखिए नाम सुनने को आपको अलग अलग लगता है। इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका सबका एक समान ग्रोथ होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट जो कि एक एक लाइन को पकड़ करके आगे बढ़ता रहे और साथ ही साथ जो आने वाला जो समय है, जो आने वाले जो लोग हैं उनको सब कुछ अच्छा अच्छा दिया जा सके। एंड ग्रीन जीडीपी, जो भी ये ग्रीन जीडीपी हम लोग देख रहे हैं, काउंटिंग सिस्टम are all different terminologies, totally distinct from each other। सब एक दूसरे से अलग हैं, उनके मतलब भी अलग हैं, but cannot be said to be independent but interrelated in terms of their implications। ये सभी के सभी interrelated हैं। अगर एक भी चीज ऊपर नीचे होता है तो उसका प्रभाव आपको दूसरे पे देखने को मिलेगा, दूसरा ऊपर नीचे होता है उसका प्रभाव आपको दूसरे या तीसरे को देखने को मिलेगा। तो इन सभी चीजों को हमें साथ में लेकर चलना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन जीडीपी, हर एक चीजों को हमने जाना समझा, कोशिश किया कि देखिए अर्थ समिट, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ 1992 अर्थ समिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलता है उसको प्लीज याद रख लीजिए। यूपीएससी बहुत ही फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चंस बना के पूछता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद राहुल मुंशी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। घर में रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।